हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। अभी के सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सीटेट और जेटेट में जो सिलेबस में शामिल है उन सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज अध्ययन करते हैं हम एक महत्वपूर्ण विद्वान के थ्योरी के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। उसके बाद वाइगोट्स्की के थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक दूसरे विद्वान के बारे में जिनका नाम है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी। इनकी थ्योरी में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है नैतिक मूल्य का। जीन पियाजे का जो थ्योरी था उसमें आप लोगों ने देखा कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया। तो उस संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने मैच्योरिटी यानी परिपक्वता और एज को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जबकि दूसरे वाइगोत्स्की में आप लोगों ने देखा कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों, भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज हम लोग देखेंगे लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में, जो कि नैतिक मूल्यों के विकास के बारे में इन्होंने अपने थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो लॉरेंस कोलबर्ग का जो थ्योरी है वो एक तरह से कहें तो जीन पियाजे का जो थ्योरी था। यहाँ याद रखिएगा जीन पियाजे ने दो थ्योरी दिया था, एक संज्ञानात्मक विकास का और एक नैतिक मूल्य का विकास। ठीक है, तो नैतिक मूल्य का विकास का जो थ्योरी दिया था जीन पियाजे ने, उसी को विस्तृत किया, उसी को परिष्कृत किया, उसी को विस्तार रूप दिया लॉरेंस कोलबर्ग ने। इन्होंने अपने कुछ जो इन्होंने रिसर्च किए, अनुसंधान किए साक्षात्कार विधि के द्वारा, और उस साक्षात्कार विधि में जो इन्हें एनालाइज करने के बाद जो चीज़ें नज़र आई, उसी चीज़ों को इन्होंने अपने सिद्धांत में उल्लेख किया। इनके इस सिद्धांत को कहा जाता है नैतिक मूल्यों का या नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस का या कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो मैंने आपको 2-3 थ्योरी बताए हैं आपको अभी तक में, इन तीनों थ्योरी से आपको सीटेट के एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब है 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये 3 थ्योरी यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते तो 6 क्वेश्चन आपका पक्का। ठीक है, इसीलिए यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लें तीनों थ्योरी को। और यदि कुछ उसमें आपको शक लगता हो तो ज़रूर कमेंट करें। आपके जो भी कमेंट आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, यदि वो प्रॉब्लम्स हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसका जवाब दे करके देखेंगे, आपको क्लियर कर देंगे। या तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उस वीडियो में उस डॉट को क्लियर ज़रूर कर देंगे आपको, क्योंकि मेरा ये वीडियो ये जेटेट का ये सीडीपी का जो क्लास शुरू करने का मतलब यही था कि सीटेट और जेटेट वालों को इसमें बेनिफिट मिले। तो सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में 16 को प्रपोज्ड है, 16 दिसंबर से, तो श्योर है कि समय कम है। अब आप यदि हम टालेंगे 10-15 दिन आपके कमेंट का तो उतना नहीं होगा। विदिन 24 में आपके कमेंट्स का जवाब दे दिया जाएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप ज़रूर अपना प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। आइए देखते हैं इस थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के? तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो स्टडी किया बच्चों के विकास का नैतिक मूल्यों पर। यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि लॉरेंस कोलबर्ग ने किस चीज़ पर अध्ययन किया, किस चीज़ पर जोर दिया। और जीन पियाजे का जो नैतिक मूल्यों का सिद्धांत था वो नैतिक मुद्दों पर आधारित था। नैतिक मुद्दों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, जबकि
लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक मूल्यों के नैतिक इश्यू के जगह पर नैतिक मुद्दों को न ध्यान में देकर नैतिक न्याय का यानी कि मोरल जजमेंट के बारे में, मोरल जस्टिस के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और उसी का विस्तार इन्होंने अपने सिद्धांत में किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया, तो नैतिक न्याय पर यानी मोरल जस्टिस पर। ठीक है, जबकि जीन पियाजे का फोकस किस में था, तो जीन पियाजे का फोकस था मोरल इश्यूज पर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नैतिक मूल्य क्या होता है या नैतिक विकास क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो नैतिकता यदि हम कहें तो गलत को गलत समझना और उसके अनुरूप व्यवहार करना, या सही गलत और सही को समझना और उसके अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिकता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या है इसके बारे में। तो बच्चों, किशोरों, वयस्कों में उचित एवं सही तथा अनुचित एवं गलत व्यवहार में अंतर करने एवं उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता को नैतिक विकास कहा जाता है। ठीक है, मूल रूप से कहें तो अपने व्यवहार में उन चीज़ों को शामिल करना जिससे आप उचित अनुचित के फैसला ले सके, वो क्षमता आप में डेवलप हो जाए, तो इसको कहते हैं नैतिक विकास। अब जीन पियाजे के बारे में जरा देख लें। जीन पियाजे का जो नैतिक विकास था, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांत पर ये आधारित है, तो यदि उसका जानकारी नहीं ले तो हम फिर लॉरेंस कोलबर्ग का जो थ्योरी है वो आपको आधा अधूरा समझ में आएगा। देखते हैं, जो छोटी मोटी बातें हैं उनको हम समझते हैं। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जीन पियाजे ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये किताब का नाम है। राइटर हैं इसके जीन पियाजे। इन्होंने अपनी इस किताब में बताया कि बच्चों का नैतिक विकास के निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम एवं तार्किक पैटर्न होता है। कौन बताए? तो ये कह रहे हैं, जीन पियाजे कह रहे हैं कि नैतिक विकास में एक क्रमबद्ध, एक निश्चित सर्टेन क्रम होता है, निश्चित एक क्रम होता है और साथ में एक तार्किक पैटर्न होता है, लॉजिकल पैटर्न होते हैं उसमें। ठीक है, यह विकास क्रमिक परिवर्तन जो बच्चों के बौद्धिक विकास से संबद्ध होते हैं, और यह जो मोरल जो विकास है, मोरल डेवलपमेंट जो है, इनका मानना था कि यह एक क्रमिक विकास। ठीक है, एज जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए उस संज्ञानात्मक विकास में भी यही चीज़ उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे एज आएगा, एज के अनुसार से जिस रूप में उसकी मैच्योरिटी आएगी, उसका डेवलपमेंट उसी के अनुसार से, उसका संज्ञानात्मक विकास उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ भी जीन पियाजे ने इसी चीज़ को दोहराया और कहा कि यह विकास जो है वो क्रमिक परिवर्तन से होता है, जो कि डायरेक्टली संबद्ध किससे होता है, डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है, तो उसका बौद्धिक विकास कितना हुआ है उससे यह रिलेटेड होता है, उसी पर यह आधारित होता है। यहाँ इनका मानना था कि बच्चा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, किसमें, जब उसका बौद्धिक विकास, मोरल विकास हो रहा है, यानी कि नैतिक विकास हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछा भी गया है। बच्चा नैतिक विकास में एक सक्रिय सहभागी होता है, इसका मतलब है कि एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, चाइल्ड इज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। कब? तो जब उसका नैतिक विकास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा, जीन पियाजे ने कहा था कि ये जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसमें दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, दो अवस्थाएं होती हैं, उसमें एक कहा उन्होंने कि परायत नैतिकता की व्यवस्था, परायत नैतिकता की व्यवस्था, इंग्लिश इसका है कि स्टेज ऑफ हेटेरोनॉमस। ठीक है, स्टेज ऑफ हेटेरोनॉमस मोरालिटी। ठीक है, स्टेज ऑफ हेटेरोनॉमस मोरालिटी। अब इसके बारे में आप समझ लीजिए कि क्या है कि यह एक मोरल इश्यूज यानी कि मोरल डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था है, किसके अनुसार से,
तो जीन पियाजे के अनुसार से, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार से यह प्रारंभिक अवस्था है किसका, मोरल डेवलपमेंट का। और यह कब से शुरू होता है, तो 2 से 8 वर्ष तक, ठीक है, 2 से 8 वर्ष के बीच में यह स्टेज शुरू होता है। कौन, परायत, यानी कि स्टेज ऑफ हेटेरोनॉमस, स्टेज ऑफ हेटेरोनॉमस मोरालिटी जो है वह 2 से 8 वर्ष के बीच में विकसित होता है। कौन बोले थे, जीन पियाजे, ठीक है। इसी टाइमिंग में ये इनका कहना था कि ये टाइम जो होता है वो प्री स्कूल का होता है या एलिमेंट्री स्कूल का ये पीरियड होता है, 2 से 8 साल का। अभी अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ का। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है, ध्यान रखिएगा कि यह जो स्टेज है इसको कहा जाता है दबाव की नैतिकता की अवस्था, ठीक है, दबाव की नैतिकता की अवस्था। इसके बाद सेकंड जो है वो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी, स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी, यानी कि स्वायत्त नैतिकता का अवस्था, ठीक है। और यह जो टाइमिंग होता है, इसका पीरियड जो होता है वह है 9 से 11 साल। अब दोनों को आपने नाम सुना और दोनों के बाद जो है हम चलेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का। लेकिन ये दोनों की अवस्था, जो दोनों अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने जो बताया उसको एक बार फिर देख लीजिए। हम इसको आपके साथ सरल भाषा में बताते हैं कि नाम इसका जो दो अवस्था बताए वो नाम में कन्फ्यूजन नहीं, नाम याद रखिए सिर्फ, स्टेज ऑफ हेटेरोनॉमस और दूसरा था स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस। हेटेरोनॉमस हो गया पर आश्रित, ठीक है, दूसरे पर आश्रित, यानी कि मोरल डेवलपमेंट के लिए जो विकास की अवस्था ये जो है उस अवस्था में यह मोरल जो नैतिक मूल्य जो सीखेगा वह दूसरे पर आधारित होगा, यानी कि दूसरे लोगों से जो उसको सिखाएंगे या जो उसको बताएंगे उसी के आधार पर इसका डेवलपमेंट होगा, ये समझ लीजिए। दूसरा जो ऑटोनॉमस बताए वो स्वायत्त है, यह स्वयं उसमें भाग लेकर के या स्वयं से सीखेगा, स्वयं से इसको समझ में आएगा कि इसमें ये चीज़ हमको नहीं करना है, ये चीज़ गलत है, और उससे इसका विकास होगा मोरल डेवलपमेंट का। दोनों का मतलब ये याद रखिएगा। जिस समय, अब यहाँ एक वर्ड जीन पियाजे ने यूज़ किया था कि यह दबाव का अवस्था होता है, तो दबाव का अवस्था इसलिए होता है क्योंकि 2 से 8 वर्ष के बीच में बच्चों को बड़ों लोगों के द्वारा या समाज के लोगों के द्वारा टोका टाकी किया जाता है, टोक दिया जाता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस तरह की चीज़ें उसको बताई जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोरल जो डेवलपमेंट इसमें हो रहा है वो चारों तरफ से इसमें प्रेशर दिया जा रहा है और उस प्रेशर के हिसाब से उसका विकास होता है, इसीलिए इसको दबाव की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 9 से 9 जाता है उसके बाद धीरे धीरे ये अपने चीज़ों को अपने ही समझना शुरू कर देता है, ठीक है। ये था आपका जीन पियाजे का, जो कि यहाँ हमें इसके बारे में जानना जरूरी था। ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों अवस्था के बारे में देखिए तो एक एज इन्होंने बताया, क्रमिक विकास बताया, लॉजिकल पैटर्न बताया, ठीक है। और ये भी बताया जीन पियाजे ने कि ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, तो डायरेक्टली रिलेटेड है उसका बौद्धिक विकास से, ठीक है। अब आइए देखते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया था, तो लॉरेंस कोल्सबर्ग जो हैं वो जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों से प्रभावित हुए। देखा इन्होंने कि इनके जो थ्योरी थी जीन पियाजे की नैतिक थ्योरी जो थी उस थ्योरी को इन्होंने पढ़ा और उससे प्रभावित भी हुए। ऐसा नहीं कि उसको पूरा का पूरा क्रिटिसाइज करके उसको पूरे के पूरे थ्योरी को ही गलत कहा, नहीं, ये उससे प्रभावित हुए और इनको लगा कि कुछ चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए और उन चीज़ों को उन्होंने उसमें ऐड किया, ठीक है। और उसमें नैतिक न्याय को अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया, यानी कि मोरल जस्टिस को उन्होंने ध्यान दिया और उसी को अध्ययन जस्ट अपना स्टडी जोन बनाया, स्टडी एरिया बनाया, और उस स्टडी एरिया में यानी उसी क्षेत्र में इन्होंने साक्षात्कार विधि से लोगों को स्टोरी सुना, स्टोरी क्रिएट किए, इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट किया और उसके आधार पर इन्होंने अपने थ्योरी को पेश किया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें ध्यान रखिएगा कि जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं वह 10 से 16 वर्ष के बच्चों को साक्षात्कार विधि से अध्ययन किया, यानी कि 10 से 16 वर्ष के बच्चों को
ध्यान में रखा और उनका जो होना चाहिए था, उनका जो कह सकते हैं कि उनका व्यवहार जो होगा, उस व्यवहार का इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। और उसका अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी बताई, ठीक है। उसके बाद ध्यान देते हैं कि यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोलबर्ग ने जो भी अपनी थ्योरी बनाई उसमें इन्होंने ज़्यादातर ऐसी लघु कथाओं का विश्लेषण किया जो कल्पना थी, ठीक है। हकीकत समाज में घटी नहीं थी, लेकिन वैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी और उन लघु कथाओं के माध्यम से, उन स्टोरी के, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू इन्होंने बताने का प्रयास किया कि इस स्टेज में आदमी किस तरह का डिसीजन ले सकता है और उसका इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के कंडीशन में किस तरह का मोरल डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो कोलबर्ग ने अपने लघु कथाओं एवं काल्पनिक परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण करके कहा कि व्यक्ति में नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं जो हर स्तर पर 2-2 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे ने 2 अवस्थाएं बताई थी और कोलबर्ग ने 3 स्तर बताया और हर एक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई। हम यहाँ नाम बता रहे हैं, उसके बाद इसको आगे डिटेल करेंगे। पहला जो लेवल है वह है प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर। इसको यदि आप इंग्लिश में याद रखें तो याद रखें लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ठीक है। लेवल ऑफ प्री कॉन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ठीक है, ये पहला था। और इसका 2 अवस्था जो है वह पहला है दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशंस, ठीक है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। लेवल पहला का ये फर्स्ट स्टेज है। और सेकेंड स्टेज है, हिंदी में नाम बताएं तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इंग्लिश में इसको कहें तो इंस्ट्रूमेंटल रिलेविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल रिलेविटिस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। ये 2 स्टेज हैं, क्लियर करेंगे। नाम हो सकता है कि जरा कन्फ्यूजन हो और नहीं याद रहे, तो इसको हम बताएंगे कि क्या है। उसके बाद सेकंड है रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ये इंग्लिश में इसका नाम है। इसमें 2 जो अवस्थाएं हैं वो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है सेकंड स्टेज, सेकंड लेवल का सेकंड स्टेज सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, इंग्लिश में इसको कहते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो लेवल है, तीसरा लेवल को कहा जाता है, हिंदी में बात करें तो उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ठीक है। लेवल ऑफ पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, इसको इंग्लिश में ये नाम बताया जाता है। जबकि स्टेजेस हैं, स्टेज देखिए, फर्स्ट स्टेज है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको कि अंग्रेजी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। और दूसरा है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता, जिसमें इसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए, नाम में ज़्यादा दिमाग मत खपाइएगा, बस इसमें किस एज में क्या होता है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कब होता है प्राक रूढ़िगत तर्कना का स्तर, यानी कि प्री कॉन्वेंशनल कब होता है, कॉन्वेंशनल किस पीरियड में होता है और पोस्ट कॉन्वेंशनल किस पीरियड में होता है। प्री कॉन्वेंशनल में किस तरह का विकास होता है, पोस्ट कॉन्वेंशनल में किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार का मोरल डेवलपमेंट होता है, और कॉन्वेंशनल में किस प्रकार का विकास होता है। यही चीज़ को याद रखना। नाम यदि आप कभी भूल भी जाए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा या नाम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नाम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इस स्तर पर, फर्स्ट स्तर पर, फर्स्ट लेवल पर इसका इस एज में विकास होता है, सेकेंड लेवल पर ये विकास होता है, थर्ड लेवल पर ये विकास होता है।
ध्यान रखिएगा, थर्ड लेवल जो है वह किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे वयस्कों के बारे में ध्यान में रखिएगा। और आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समय किशोरावस्था इंटर कर रहा होता है, उस समय में आप यदि किसी बच्चे का मोरल इश्यूज़ को देखेंगे, आप खुद एनालाइज करके देखिए कि उस स्थिति में बच्चा रूढ़िवादी को ज़्यादा मानता है या मॉडर्न जो ट्रेंड चल रहा उसको ज़्यादा मानता है। आपको आंसर खुद मिल जाएगा। तो को रिलेट करना है प्रेजेंट कंडीशन से, और उस कंडीशन में आपको इस थ्योरी को रखना है, अपने आप चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपके आज के वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इनके जो हर एक टॉपिक है, तीनों जो लेवल है, तीनों लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आप लोग सभी तैयारी करते रहिए और जुड़िए हमारे लाइव क्लास से। अभी फ़िलहाल 12-11 नवंबर तक लाइव क्लासेस अभी ऑफ है, लेकिन 12 नवंबर से फिर से सीडीपी की लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ सीटेट के 6 to 8 के लिए सोशल साइंस की भी तैयारी लाइव क्लास के थ्रू जो जूम ऐप पर दी जाती है, उस ऐप के उसमें एसएसटी का भी तैयारी शुरू किया जा रहा है। ये भी याद रखें, कई बार आप लोग फ़ोन करते हैं तो हम मौजूद अवेलेबल नहीं होते हैं हर एक टाइम में। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए और ये ना पूछें कि इसमें क्या चार्ज लग रहा है। कोई चार्ज नहीं है। हम कितने बार आप लोगों को कहें कि जो भी हम लाइव क्लास ले रहे हैं वो उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ध्यान में रखें कि आप ये ना कहें कि सर हमें नोट्स चाहिए। नोट्स भाई, नोट्स मार्केट में कई सारे नोट्स में मिल रहे हैं, कई सारी किताबें हैं, आप उससे पढ़ लीजिए, बेहतर रहेगा। मेरा नोट्स आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने नोट्स जो बनाए हैं वो मैंने अपने लिए बनाए थे, जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी मात्र 2 सेंटेंस में है। अब 2 सेंटेंस में आपको क्या समझ में आएगा? तो वो दे करके मैं आपको ज़्यादा और कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख लीजिए, लाइव क्लास में जुड़िए, धीरे धीरे बनाते जाइए अपना नोट्स, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।